अभिषेक अरोड़ा कास्टिंग एंड इवेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर। इंडस्ट्री में मतलब क्या कहूँ अपने बारे में, 5 साल पहले शुरुआत की थी और 2015 में स्टार्टिंग की मैंने। मुंबई आया था 2013 में, और मुंबई आने के बाद देखा कि क्या माहौल है, कैसे लोग हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वो सब बहुत लर्निंग प्रोसेस था, क्योंकि जब हम किसी नई जगह जाते हैं, नए शहर में जाते हैं, स्पेशली मुंबई में आते हैं, तो अच्छे बुरे हर तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं हमें। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है हम कैसे और हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, और उसके लिए एज एन एक्टर हमारा क्या होमवर्क होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, सबसे पहले मैं वो आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट करें। बंद कर दो। ओके, एज एन एक्टर हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम अपने पिक्चर्स कैसे भेज रहे हैं। पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर, लाइटिंग वाइज, लुक वाइज, एंड ज़्यादा नहीं हम 3 से 4 पिक्चर्स भी भेजेंगे कास्टिंग डायरेक्टर्स को, सो दैट विल बी फाइन। हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है एज एन एक्टर, हम 3-4 पिक्चर्स भेजते हैं, साइड, फुल, मिड। उसके बाद हम अपना रिटर्न प्रेजेंटेशन देते हैं, नेम, एज, हाइट, लैंग्वेज, एवरीथिंग। ये हमारा हो गया एक बेसिक प्रेजेंटेशन एज एन एक्टर। बट उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है इंट्रोडक्शन वीडियोस और ऑडिशन वीडियोस। आप सब सुन पा रहे मुझे, राइट? सो एज एन एक्टर जब हम शुरुआत करते हैं तो हम एक स्टूडेंट की तरह होते हैं। नया नया स्टूडेंट है, स्कूल में आया है, राइट? अब हम स्कूल में गए हैं, हमने पढ़ना सीखा है, लर्निंग प्रोसेस सीखा है, शुरुआत हुई है, तो धीरे धीरे सीखते हैं कि हमें क्या करना है। अब बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे आप लोग में से ऐसे हैं जिनको बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। किसी को बाइक चलाना आता है, किसी को साइकिल चलाना आता है, किसी को जिम के वीडियोस आते हैं। तो करना क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं आपको, सबसे पहले आपको सब वीडियोस बना के रख लेने हैं। एग्जांपल के साथ बताता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। सबसे पहले आप एक काम करें, आप एक डायरी बनाएं। उस डायरी में सबसे ऊपर आपका नाम लिखिए, उस डायरी का नाम होगा वर्क इन प्रोग्रेस। जी हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके अंदर आपको 4 से 5 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज आपके प्रेजेंटेशन पे फोकस। तो प्रेजेंटेशन आपका कैसे पिक्चर्स, कैसे वीडियोस होने चाहिए, जितनी एक्टिविटीज आपको आती हैं, बाइक चलाना, रनिंग करना, साइकिलिंग हो गया, कि कोई सिंगिंग भी कर लेता है, कोई डांस भी कर लेता है, जितनी एक्टिविटीज आती हैं आप सब लिख लो। सब लिखने के बाद एक एक करते जाओ, वीडियोस बनाते जाओ, उस पर टिक लगाते जाओ। अगर किसी कास्टिंग वाले ने बोला यार आपका डांस वीडियो चाहिए, आप उसी टाइम भेजोगे, और जैसे आप भेजोगे तुरंत लोग होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि काम मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी प्रकार से फुटबॉल का वीडियो, क्रिकेट का वीडियो। सो ये तो हो गया हमारा एक्टिविटी वीडियोस, राइट? तो एक्टिविटी वीडियोस के बाद अब आते हैं हमारा अगला स्टेप होगा अपना मार्केटिंग कैसे करें, सेल्फ मार्केटिंग। बिकॉज चलो थोड़ा और इजी करते हैं इसको। अगर हमें पिज्जा खाना है तो सबसे पहले नाम किसका है दिमाग में? डोमिनोज का ना। सो ऐसे ही एक कास्टिंग वाले को जब आप अपना प्रोफाइल भेजते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स इतने बिजी होते हैं कि आपको हमेशा रिप्लाई नहीं कर पाते, हमेशा आपके प्रोफाइल चेक नहीं कर पाते, और उनको रेगुलर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। सचिन, गिव मी योर फोन। आईफोन दूसरा, तीसरा मेरे पास है। कैन यू प्लीज जूम ऑन दिस? 10,982 चैट्स, मतलब ऑलमोस्ट 11,000 चैट्स ये अभी मेरे फोन में है। तो सोचो कितने लाइक मैसेजेस पेंडिंग है जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूं। तो होता क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे प्रोफाइल्स आते हैं, प्रोडक्शन के मैसेजेस होते हैं, वर्क रिलेटेड मैसेजेस होते हैं, तो सबको रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। अब साइकिल चलानी सबको आती है, राइट? तो ये है साइकिल का पैडल। आपने आज अपनी प्रोफाइल भेजी, आप आज यहाँ पर है कास्टिंग डायरेक्टर्स के फोन में, आज आप यहाँ पर है। लेकिन जैसे जैसे उसके पास दूसरी प्रोफाइल्स आई, आप नीचे चले गए। अब 200, 300, 400, 500, 600 कास्टिंग डायरेक्टर्स आपके फोन में, किस टच में रहेंगे आप? और फिर रेगुलर मैसेज करना भी अच्छा नहीं लगता कि सर एनी अपडेट एंड ऑल। डोंट डू बेस्ट। सो आपको क्या करना चाहिए, हर महीने की पहली तारीख को, एवरी मंथ फर्स्ट डेट, आप एक अपना अच्छा सा पिक्चर क्लिक करें और नीचे मेंशन करें। अगर मैं करूंगा तो मैं कैसा करूंगा, एक अच्छा सा पिक्चर होगा और नीचे लिखूंगा, हाय सर, दिस इज अभिषेक अरोड़ा एंड होप यू आर डूइंग गुड, व्हेनेवर गेट एनीथिंग गुड फॉर मी प्लीज अपडेट, थैंक यू सो मच। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाय सर, दिस इज अभिषेक अरोड़ा, आई एम अवेलेबल इन मुंबई, प्लीज अपडेट मी फॉर वर्क। और आप जितने भी आपके फोन में कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, आप उन सबको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल लो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब आप डाल देंगे तो एक ही समय में आप विद इन 1 मिनट 200, 300, 400 जितने भी कास्टिंग वाले आपके फोन में है, सबको अपनी वो बात पहुंचा देंगे। अब उस टाइम पे 10% लोग आपके इसके लुक का काम कर रहे होते हैं। इट मींस अगर आपके फोन में 300 लोग हैं तो 30 लोग आपके लुक का काम कर रहे होते हैं, और उनमें से मिनिमम 3 से 4 काम तो आपके कंफर्म हो ही जाते हैं। तो क्या करना है, हर महीने की पहली तारीख को अपना साइकिलिंग करना है। तो अपना साइकिलिंग हो गया, एक्टिविटी वीडियोस हो गए, प्रोफाइल प्रेजेंटेशन हो गया, ये 3 चीजें हो गई, यानी कि हमारा सेल्फ ब्रांडिंग हो गया। इसी के साथ साथ अब हम ऑडिशंस पे आते हैं। ऑडिशंस इसलिए जरूरी है क्योंकि एज एन एक्टर आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप लुक वाइज भले कितने पॉजिटिव लगते हो बट आप नेगेटिव को कितना अच्छा निभा सकते हैं, ये चीज को जज करने के लिए बहुत जरूरी है। आप एज एन एक्टर 10 से 15 ऑडिशन बना के रखिए, डिफरेंट वेरिएशंस के, और हर एक लुक में जिस भी कॉस्ट्यूम में आप कंफर्ट है, हर एक लुक में आपके इंट्रोडक्शन होने जरूरी है, ताकि कभी किसी को जिम में इंट्रोडक्शन चाहिए आप तुरंत भेज सकें, राइट? थोड़ा सही है, स्लो करो, आई मीन सब समझ में आ रहा है ना? सिंपल प्रोसेस है। चलो मैं आपको थोड़ा इजी करके बताता हूँ। बचपन में स्कूल जाते थे, होमवर्क मिलता था, होमवर्क हम कर भी लेते थे सिर्फ इसलिए ताकि टीचर से डांटना पड़े, है ना? बस अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते, हम अपने आप को ब्रांड कैसे बना सकते हैं, हम अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस नहीं करते। तो ये थोड़े से बेसिक पॉइंट्स है जिस पर हमें फोकस करना है, जो हमें बड़ा बना सके, राइट? और मेरी जर्नी के बारे में बताऊं 2015 में एज एन एक्टर मैंने स्टार्ट किया था। जी, एज एन एक्टर मैंने स्टार्ट किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं मुंबई में कभी एक्टर बनने नहीं आया था, ना ही मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना था। मैं इवेंट करता था और इवेंट होते थे महीने में सिर्फ 26 डेज में क्या करूँ, तो मैं बस निकलता था, लोगों से मिलता था, और मिलते मिलते एज एन एक्टर जर्नी स्टार्ट हो गई, एज ए कास्टिंग पर्सन जर्नी स्टार्ट हो गई। आज मैंने ऑलमोस्ट 70+ बिग एड किए हैं विद ऑल बिग सेलिब्रिटीज लाइक ऋतिक रोशन, माधुरी मैम, सलमान खान, शाहरुख सर, सभी के साथ मैंने काम किया है, और 25-30 बिग फिल्म्स मैंने की हैं। अभी भी राइट में मेरी फिल्म चल रही है जो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। फिलहाल मैंने तेजस कंप्लीट किया विद कंगना रनावत जी। मैंने सिर्फ 3 चीजों पर फोकस किया, एक अपना प्रेजेंटेशन, सेकंड मार्केट वैल्यू, थर्ड एफर्ट्स।
एज एन एक्टर आप जितने ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपनी प्रोफाइल में, जितना ज्यादा आप होमवर्क पे ध्यान देंगे, जितना ज्यादा अपने जो बेसिक एक्टिविटीज वीडियोस है उन पे ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे काम बढ़ने के, काम मिलने के। तो आप अपना प्रमोशन, अपनी एक्टिविटीज, अपना मार्केटिंग, अपना होमवर्क, इन शॉर्ट होमवर्क जरूर करो। होमवर्क है तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है? मोस्ट वेलकम सर। मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे सुबह एक्टर को सुबह उठने के बाद, चाहे मॉर्निंग में, शायद मुंबई में हो या अपने घर पे, जी, सुबह से उठने के और सोने के बीच का जो एक टाइम होता है, उसमें शेड्यूलिंग क्या रखनी चाहिए, स्टेप वाइज क्या करना है? एज एन एक्टर और एज ए कास्टिंग पर्सन सबकी लाइफ सेम है। यहाँ पे ना तो कोई टाइम फिक्स होता है, क्योंकि हमारा शिफ्ट टाइम, हमारा शेड्यूल टाइम, हमें शूट पे कब जाना है, ये कभी फिक्स होता नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ बैंक जॉब कि 10 बजे गए 5 बजे आ गए। एज एन एक्टर हमें 24/7 एक्टिव रहना होता है। एज एन एक्टर हमें 24/7 एक्टिव रहना होता है। एज एन एक्टर हमें फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं मीरठ रहता हूँ मुंबई में, और बहुत लोग कहते हैं लेकिन दूर क्यों रहता है, तो मैं सिर्फ यही जवाब देता हूँ कि हर शूट मेरे घर के पास तो होगा नहीं, इसलिए एज एन एक्टर हमें ट्रैवल बहुत करना है, हमें कहीं ना कहीं शूट से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड जाना ही होता है। तो हमें, अगर हम दिन में एक्टिविटीज की बात करें तो सुबह उठ के आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने रिहर्सल्स कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे आप रनिंग के वीडियोस मैंने आपको बताया वो सुबह बना सकते हैं। तो डेली आप एक दो वीडियोस बनाते रहें। साथ ही साथ जब भी आप किसी भी शूट पे जाएं और जो आपको गेटअप दिया जाए उस लुक में इंट्रोडक्शन जरूर बनाएं, ताकि वो लुक कभी भी रिक्वायर्ड हो, यू कैन यूज दैट। सर जो ये जो अभी रिक्वायरमेंट आती है मुंबई बेस्ड, दिल्ली बेस्ड, तो वहीं के एक्टर डालिए या फिर कोई भी डाल सकता है? सर कोई भी डाल सकता है। राजस्थान वाला तो मुंबई और दिल्ली दोनों जगह जा सकता है। मैं खुद हरियाणा से हूं, तो राजस्थान वाला तो ट्रेन पकड़ी तो दिल्ली, इधर ट्रेन पकड़ी तो मुंबई। राजस्थान वाले की फायदा, वो गुजरात भी जा सकता है। आप अपना लोकेशन मेंशन करो कि सर आई गॉट योर रिक्वायरमेंट एंड बट आई एम फ्रॉम राजस्थान बट आई एम ओके विद द ट्रैवल। सो बहुत ईजी है, आप बस मेंशन जरूर करो। सर मैं जानना चाहती थी, अभी आपने बोला कि इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाएं और ये एक्टिविटी वीडियोस बनाएं जी। जो हम जानना चाहते हैं कब भेजें, जैसे हमने वहां पर नेट पे देखा कि जो मिल जाते हैं, हमें ईमेल आईडीज मिल जाते हैं, तो सेंड करते हैं कि हम पहले अपने हिसाब से अपने मतलब उसमें कास्टिंग डायरेक्टर्स को देखें, उस पर कब भेजें? मैम सबसे पहले आप जब भी अपने एक्टिविटीज वीडियोस बनाएं, एक्टिविटी वीडियोस में आप कुकिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, जितनी भी एक्टिविटीज आपको आती है वो बना के रेडी रखें। जब रिक्वायरमेंट आया कि नीड एन एक्टर फॉर जिम शूट, जिम वियर शूट, देन यू कैन सेंड ओनली लाइक जिम वियर कॉस्ट्यूम शूट। सो होगा क्या, आपके चांसेस बढ़ेंगे लोकिंग के। आप 50 एक्टिविटीज वीडियोस नहीं भेज सकते क्योंकि वो इतना देखेंगे भी नहीं। बट चलो मैं इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ। मुझे शर्ट पसंद है, सबको अच्छी लग रही है ना? थैंक यू। तो मुझे शर्ट पसंद है, मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे एक शर्ट चाहिए। वो बोलेंगे कि यार मैंने कल मंगा दूंगा, तो मैं वेट करूंगा या अगली शॉप पे ट्राई करूंगा? डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। तो इसलिए आपके जब एक्टिविटीज वीडियो रेडी होंगे और उस टाइम पे अगर मैंने डाला रिक्वायरमेंट आई नीड ए पर्सन हु कैन प्ले फुटबॉल, और उसी टाइम पे आप फुटबॉल का वीडियो दे देते हो, तो लॉकिंग के चांसेस बढ़ गए। तो मैं डायरेक्टर को दिखाऊंगा सर ये वीडियो आ गया है और ये एक्टर है, तो सब देखेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है अच्छा इसको लॉक कर दो, और मैं बोलूंगा कि सर ये वीडियो कल भेजेगा, वो बोलेंगे हाँ ठीक है देखते हैं। तो इसलिए हमें एक्टिव रहना है पहले से ही। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे सर आपने बताया कि अपनी जो भी एक्टिविटीज हमें आती हैं वो सारे हम लोग वीडियोस बनाकर खुद रख लेंगे, जब भी कास्टिंग रिक्वायरमेंट हो तो हम उन्हें भेज सकते हैं, तो वो सॉल्व हो गई सर। और एक और मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब जो आपने बताया खुद की मार्केटिंग एक्टिविटी, वो उसके बारे में मुझे समझ नहीं आता। सबसे पहले हम एज एन एक्टर जब स्टार्टिंग करते हैं अपनी, हम रिक्वायरमेंट आती है, ऑडिशन अपडेट आते हैं, उसके भरोसे चलते हैं और उसी के हिसाब से अगर हम फिट होते हैं तो हम अपना ऑप्शन भेज देते हैं, अपना प्रोफाइल भेज देते हैं, राइट। लेकिन एज ए कास्टिंग पर्सन डेली मुझे 200-300 आर्टिस्ट के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपका प्रोफाइल नीचे चला जाता है और आप 200, 300, 400 जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स आपके फोन में हैं, आप सबसे रेगुलर टच में नहीं रह सकते और हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपके फोन में ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ऑप्शन होता है, आप अपने फोन में जितने भी डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन गाइज हैं उनको एक लिस्ट में डाल दीजिए। उसके बाद हर महीने की पहली तारीख को या विद इन 15 डेज अपना एक अच्छा सा पिक्चर, फ्रंट फेस, और उस पर मैसेजेस लिखें, हाय सर दिस इज माय नेम, हाय सर दिस इज रितु पिया एंड आई एम एन एक्टर एंड अवेलेबल फॉर शूट्स, बस इतना, और वो लिस्ट में छोड़ दो। आपने विद इन 1 मिनट 200 कास्टिंग पर्सन्स को टारगेट कर लिया। ये आपका हर एक महीने में होता रहेगा, तो दैट विल बी लाइक सेल्फ मार्केटिंग। उससे आपके मिनिमम 2 से 3 काम तो हर महीने फिक्स हो जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये सर, बहुत लोग थोड़ा सा हट है कि जैसे कि आपने ऑडिशन का बताया, बट बहुत सारे ऐसे ऑडिशन आते हैं जो फेक होते हैं, जैसे कि मैं कल से 4 कॉल्स आ चुके हैं मेरे पास और सिर्फ फेक ऑडिशन, मतलब पता चल जाता है कि वो फेक ऑडिशन है। लेकिन सर उनसे चलिए निपट भी लेते हैं, बट कभी-कभी मतलब उनकी बात ना मानो तो वो ऐसी बातें करने लगते हैं कि तुम आके दिखाओ इंडस्ट्री में, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारे चेहरा मैंने देख रखा है, मतलब अजीब-अजीब धमकियां देने लगते हैं सर। मैं खुद 3 दिन से ये चीज फेस कर रहा हूं सर, 3 दिन से लगातार मेरे साथ ऐसे ही आ रहा है। तो आप उन्हें एक ही जवाब दो कि अच्छा आपने मेरा चेहरा याद रख लिया, थोड़े दिनों बाद अगर मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो ये चेहरा आप देख भी नहीं पाओगे, इतना ऊपर चला जाएगा। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, नॉट ओनली इंडस्ट्री बट ऑल्सो इन एवरी फील्ड। अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिलेंगे। आपने उन लोगों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। आप अपना पर्सनैलिटी, अपना प्रेजेंटेशन, अपना मार्केटिंग इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उन लोगों की बातों से आपको फर्क ही नहीं पड़े और उन लोगों के लिए आपके पास समय ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है, आपको बता सकता है? जिंदगी में सबसे कीमती चीज सर स्टैमिना, उससे भी ज्यादा कीमती जी आइए ना, मेरे पास भी नहीं, मैं भी एयरटेल यूज करता हूँ। सो गुप्ता जी, सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है हमारी सांसें। हमारे पास करोड़ों रुपए हो तो भी एक्स्ट्रा सांसें नहीं खरीद सकते भगवान से, तो हम अपनी कीमती सांसें उन लोगों पे वेस्ट क्यों करें जो डिजर्व नहीं करते? तो ऐसे कॉल्स, ये सब चीजें होती रहती है। ये इंडायरेक्टली भगवान भी गाली खाता है, भगवान भी किसी का कुछ होता है तो भगवान तूने क्यों कर दिया, गाली खाता है भगवान भी। तो जब आप सक्सेस हासिल करते हो ना, आपको खींचने वाले बहुत मिलेंगे, नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, बट आपने वहां ध्यान नहीं देना है। आपने फोकस करना है अपने मार्केटिंग में, अपने काम पे, अपने प्रेजेंटेशन पे, अपने ऑडिशंस पे, ताकि अपने आपको पॉजिटिव लोग बनते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। मैं 2016 से आज 2022 हो चुका है, 25-30 फिल्म्स की हैं, 70 ऐड की हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखा है अपने काम में, 100 नहीं 200 प्लस एफर्ट्स, प्लस अपने प्रेजेंटेशन में, यानी कि अपने काम का तरीका बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए और टोटल एफर्ट्स के साथ होना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू वीडियो देखे हैं, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं लुक टेस्ट होता है, वो लुक टेस्ट होता क्या है? ओके, सो तनु जी बेसिकली आप कहां से हैं? बिहार से। तनु जी आप हैं बिहार से, बट मुझे अगर आपको चेन्नई से बनाना हो, यानी कि किसी फिल्म के रिक्वायरमेंट में आपका लुक जा रहा है चेन्नई लुक, साउथ लुक, लेकिन है आप बिहार से, तो मैं कहूं नहीं मैं इसे लुक नहीं करूं क्योंकि बिहार से, ऐसा नहीं है। मुझे आपका वो चेन्नई वाला लुक बना के फिल्म के डायरेक्टर को प्रेजेंट करना होता है, दैट्स कॉल्ड लुक टेस्ट। तो आपका
जो पूरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से लुक तैयार किया जाता है उसे लुक टेस्ट बोलते हैं, और ये हर एक कैरेक्टर के लिए जरूरी है। सर मेरा सवाल है कि ऑडिशन में सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद और आगे क्या क्या प्रोसेस होता है? जब ऑडिशन आप देते हैं किसी भी किरदार का, और उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं चलना है, आपको सबसे पहले फील करना है कि वो कैरेक्टर है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर वो कैरेक्टर किसी डॉक्टर का है तो आप डॉक्टर वाला पूरा जब तक फील नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। इसका भी एग्जांपल है, अभी आपने कहा नमस्कार, तो हम सब मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो नमस्कार, यही नमस्कार मैं भगवान के आगे करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, यही मैं एज ए लीडर करूंगा जनता के आगे तो मैं ऐसे करूंगा। तो जिस तरीके से एक नमस्कार के भी कितने वेरिएशंस हैं, वैसे ही जब आपको किरदार मिलता है, जब आप लोग हो जाते हो किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी कैरेक्टर में, तो आप उसको पूरे अच्छे से समझो, फोकस करो, उस स्क्रिप्ट के पीछे का मीनिंग क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, वो समझो, तब जाके परफॉर्म करो। तो बस ये प्रोसेस है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं जी सर, वहाँ पर एक स्क्रिप्ट हम लोगों को प्रोवाइड होता है, मिलता है जी। सर हम जब उस स्क्रिप्ट को पहले रीड कर लें या पहले पढ़ लें, एक दो बार पढ़ के फिर उसके बारे में कुछ जानने की, कास्टिंग डायरेक्टर से कुछ पूछने की वो करें, या फिर पहले पूछ लें फिर या पढ़ें से? सो गाइस, ये सचिन है, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा सारा मेरे असिस्टेंट है, टीम मेंबर है। तो सोचो हम एक परफॉर्म कर रहे हैं, मैं एक्टर हूं, ये मेरे को एक्टर है, मुझे स्क्रिप्ट मिली है कि सचिन आपके पास आया है और सचिन को आपने थप्पड़ मारना है, मुझे स्क्रिप्ट मिल गई कि सचिन को थप्पड़ मारना है, ठीक है। तो अब इसके वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? तो हम गुस्से में भी मार सकते हैं ऐसे, हम प्यार से, यार तू यार बड़ा ख्याल रखता है, चल काम कर, जा चल जा जा खड़ा हो चल। तो आप समझ में आया आपको एग्जांपल के साथ? मुझे स्क्रिप्ट कि मुझे सचिन को थप्पड़ मारना है, तो एक तो गुस्से में मार सकते हैं, एक ऐसे यार तू बड़ा ख्याल रखता है मेरा, मार के थोड़ा सा क्यूट वाला थप्पड़। तो हमें ये समझना है कि वो स्क्रिप्ट के पीछे का कहानी क्या है। तो वो हमें समझने के लिए हमें जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या जो भी आपको स्क्रिप्ट देते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए, उनसे ब्रीफ जरूर ले लें। और मेरा आपको 2 से 3 अलग अलग लुक के कॉस्ट्यूम आपके बैग में होने चाहिए, लाइक एक शर्ट रख लिया, टी शर्ट रख लिया, कुर्ता रख लिया, ताकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी टाइम आप वो कॉस्ट्यूम यूज कर सकें। और ये जरूर देखें कि जो ऑडिशन ले रहे हैं वो ब्रीफ कैसे दे रहे हैं, उनको क्या है, और उस हिसाब से अपने आप उस किरदार में ढालें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास से बहुत से एक्टर्स के ऑडिशंस आते हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, लेकिन सर क्या होता है कि कुछ ही एक्टर्स होते हैं जिन्हें कास्टिंग डायरेक्टर्स बार-बार रिपीट भी करते हैं। तो ऐसा क्या होता है उन एक्टर्स के अंदर कि उनके पास काम की कमी नहीं होती और वो बार-बार रिकमेंड किए जाते हैं? उनका नेचर या क्या ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर में बार-बार रिपीट करते हैं सर? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक्टर्स जिन्हें बार-बार काम मिल रहा है और वो एक्टर्स हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, उनकी प्रोफाइल तक नहीं देखी जाए, उसका रीजन है होमवर्क। वो एक्टर शायद हर 15 दिन में, महीने में एक प्रेजेंटेशन, एक रिमाइंडर मैसेज उनको ड्रॉप कर देते होंगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। साथ ही साथ मैटर करता है उनका बिहेवियर भी। एज एन एक्टर वो भले कितने अच्छे एक्टर हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होना जरूरी है, पंक्चुअल होना जरूरी है। अगर आपको कॉल टाइम दिया गया है तो उसके 10 मिनट पहले पहुंचे, ना कि लेट। आप सेट पे अच्छे से बिहेव करें, सभी से अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें। ये बहुत सारे पर्सनल क्वालिटीज होते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर नोट करते हैं और फिर इसलिए उस एक्टर को बार-बार रिपीट करते हैं। सो आपका परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन सब कुछ मैटर करता है। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम सब मुंबई में जब सर काम ढूंढ रहे होते हैं तो हमें सर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो वन डे टू डे वर्क देते हैं, बट वो एक अमाउंट चार्ज करते हैं पहले ही 2500 3000 करके ऐसे। तो सर उधर वो काम भी दे रहे होते हैं, मान लीजिए हमारे साथ कोई एक्टर, उसको उन्होंने काम दिया है और वो हमसे अमाउंट चार्ज करते हैं, तो सर हमें वो चार्ज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम कितना अमाउंट पे करें सर? तो सबसे पहले एज एन एक्टर जब आप मुंबई में काम ढूंढ रहे होते हैं, जैसे आपने बताया, तो मैं इस पे 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले इंडस्ट्री में वर्ड यूज होता है स्ट्रगल। हर कोई कहता है, जिससे मिलो कहता है मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं काम ढूंढ रहा हूं। बट मेरे हिसाब से जो स्ट्रगल वर्ड है वो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है। हमारे पास एग्जांपल राजपाल यादव सर जी हैं, नवाजुद्दीन जी हैं, ये लोगों ने जनरली स्ट्रगल किया है। लेकिन एक लड़का है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, एप्पल की वॉच है हाथ में, नाइकी के शूज है, फिर भी कहता है स्ट्रगल करो, तो उसे स्ट्रगल नहीं कहते, उसे कहते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट। और टाइम इन्वेस्टमेंट तभी कहेंगे जब अच्छे से अपना होमवर्क कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जब हम स्कूल में जाते थे बचपन में, तो बच्चा साल भर जो स्टडी करता है और लास्ट में एग्जाम के पास होता है, तो साल भर उसने स्ट्रगल नहीं किया, साल भर उसने सीखा, टाइम इन्वेस्ट किया, लर्निंग प्रोसेस था। वैसे ही एज एन एक्टर हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे करियर में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट हम इसे कहते हैं। आपका सवाल ये था कि जाता हूं, लोग पैसे मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल लॉट्स ऑफ वर्ड्स। सो मेरा ये मानना है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना आपका पर्सनैलिटी, आपका काम और आपकी एक्टिविटीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ऑटोमेटिकली अच्छा काम मिले बाय योर होमवर्क ओनली। बस अपने ऑडिशंस पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो और नेगेटिव चीजों से दूर रहो, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो सब जगह मिलेंगे जो आपसे जलेंगे भी, आपकी सक्सेस देख के उन्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन आपने उनकी तरफ देखना ही नहीं है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जूनियर आर्टिस्ट और फिर जैसे हम इस तरह करके ऑडिशन देते हैं, तो सर आप कास्टिंग बाय क्या जूनियर आर्टिस्ट को भी नहीं वो देते हैं प्रायोरिटी सर? सर अगर हम बात करें इंडस्ट्री में तो कैटेगरी में आपको बता दूं, एक जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो क्वांटिटी वाइज आते हैं, 50 पीपल, 100 पीपल, 200 पीपल। फिर उसके बाद आते हैं A+ मॉडल्स। A+ मॉडल्स होते हैं जो बहुत ही गुड लुकिंग, प्रेजेंटेबल होने चाहिए अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल किसी हीरो हीरोइन को कॉफी का सीन है कैफे शॉप में, तो उस हिसाब से वो क्वालिटी के लोग होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड A+ मॉडल्स। उसके बाद उसके अपर लेवल आते हैं फीचर कास्ट। फीचर कास्ट में होता है कि आपके डायलॉग्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते या फिर नहीं एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मार दिया तो आपके रिएक्शंस लिए जाते हैं, शादी का सीन है तो आपके लुक लिए जाते हैं, दैट्स फीचर कास्ट। उसके बाद कैटेगरी आती है कैरेक्टर कास्ट की, फिर आती है सीनियर कास्ट की, फिर आती है स्टार कास्ट की। तो इस तरीके से वेरिएशंस बने हुए हैं, इस तरीके से अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जब किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल या इंट्रो भेजते हैं और वहाँ पे कास्टिंग नहीं चल रही हो तो क्या वो देखते हैं ऐसा भेजना चाहिए ना नहीं भेजना चाहिए? सर ऐसे भेजना चाहिए, सिर्फ इतना कि एक बार भेजो, फिर 15-20 दिन या एक महीने बताया था आपको
प्रोफाइल्स आप भेज सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। रही बात देखने की, तो भाई जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, बट अभी भी मेरे पास प्रोफाइल्स आते जा रहे हैं, तो कभी कभी नहीं भी देख पाते और कभी शूट्स पे होते हैं। लेकिन होता यह है कि हम जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा प्रोफाइल्स देख पाएं, क्योंकि ओवरऑल एज ए कास्टिंग पर्सन आई एम लाइक अ ब्रिज। मैं आप ईस्ट हो डायरेक्शन और आपका जो काम है वो वेस्ट है, मैं सिर्फ ब्रिज का काम कर रहा हूं एज ए कास्टिंग पर्सन। तो एज ए कास्टिंग पर्सन हम सिर्फ ब्रिज होते हैं जो आपको ईस्ट से वेस्ट तक मिलाते हैं। दैट्स इट। तो मेरा क्वेश्चन है कि कोई भी मॉडल हो उसके बारे में कैसे समझूं? थोड़ा अभी क्या करते हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पे लाइव कोई पंखा कर रहा है, कोई दूर बैठा है, सारे ना थोड़ा सा एक बार जितने भी लोग थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, है ना, थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं एक बार सारे। मॉडल होते हैं उसे कैसे समझे, कैसे फील करें अपने अंदर? ओके, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें स्क्रिप्ट मिले तो एज एन एक्टर हम उसे कैसे समझे, राइट जी। तो सबसे पहले एज एन एक्टर होने का सबसे बड़ा फायदा है, एज एन एक्टर होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर किरदार निभा सकते हो। डॉक्टर का, पुलिसमैन का, पॉलिटिशियन का, लीडर का, जितने भी आपको किरदार मिलते हैं लाइफ में, हर एक को आप फील करो। लेकिन हर एक को फील करने के लिए आप क्या करो कि आपके नॉलेज में या आपके सर्कल में डॉक्टर्स भी होते हैं पहले, तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका मूवमेंट, जब आपको डॉक्टर की स्क्रिप्ट मिलती है तो डॉक्टर की स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करें, वकील की मिलती है तो उस हिसाब से काम करें। तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। तो जब भी आपको कोई किरदार मिले उसके बॉडी लैंग्वेज को पहले नोटिस करें, फोकस करें, उसके बाद वो स्क्रिप्ट पे आए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम किसी कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन और इंट्रोडक्शन वीडियो भेजते हैं, हाँ जी। तो सर इंट्रोडक्शन वीडियो में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जी, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बेसिकली सबसे पहले आपके बारे में है, तो आप अपने बारे में बताएं। अगर मैं बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? हेलो, दिस इज अभिषेक अरोड़ा, एज 24 years, हाइट 5'9" एंड लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी, एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। तो नेम, एज, हाइट, लैंग्वेजेस, प्रोफाइल्स, और प्रोफाइल्स के साथ इसमें एक चीज की कमी है जो हमें ऐड ऑन करनी चाहिए, एक्टिविटीज। आई एम एक्टर बट आई कैन सिंग एज वेल, आई कैन डांस एज वेल, आई कैन डू जिम एज वेल। सो ये जो हम अपनी एक्टिविटीज भी ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट विल बी गुड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर को फोटोज भेजते हैं जी, वो प्रोफेशनल से करवाना जरूरी है या फिर घर में खुद ले सकते हैं फोन से? इसमें ज्योति जी करवाना जरूरी है भी और नहीं भी, क्योंकि होता क्या कि कई बार एक्टर्स के घर पे वो लाइटिंग, वो क्वालिटी नहीं आ पाती जो हमें चाहिए होती है। हमें बिल्कुल आपकी रियल अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स चाहिए होते हैं जिसके बेसिस पे हम आपका प्रेजेंटेशन करते हैं डायरेक्टर्स के आगे फॉर द कास्टिंग। सो पिक्चर शुड बी गुड। अब वो घर पे लो पोर्टफोलियो कराओ, इट डिपेंड्स ऑन यू। बस पिक्चर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छे बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। आप कहीं भी जैसे गार्डन में भी पिक्चर क्लिक कर रहे हो, पीछे देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉप्स, बाइक है, ये है, तो वो अच्छा नहीं भी लगता है कई बार। पोर्टफोलियो इसलिए यूज होता है कि चलो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप पे फोकस जाएगा। उन पिक्चर्स में क्या होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर पे फोकस जाता है। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि जब आप फोटोशूट अपना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और मोबाइल से भी आजकल बहुत अच्छे पिक्चर्स आ जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो आपके लिए है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि एक मॉडल का प्रिंट शूट हो रहा है, साड़ी शूट हो रहा है, तो वहां पे साड़ी पे ज्यादा फोकस होता है ना कि मॉडल पे। तो ऐसे ही हम वो पिक्चर किस लिए करा रहे हैं उसका सही मीनिंग निकलना चाहिए। अब बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो पिक्चर सिर्फ इंस्टाग्राम पे क्लिक कर लेते हैं, तो आपको कैसा भी पोज दे दो चलता है। लेकिन जब आप वही पिक्चर प्रोफेशनल काम के लिए क्लिक कर रहे हैं तो शुड बी लाइक वेरी प्रेजेंटेबल, एक्टिव एंड फ्रंट फेसेस मोस्टली विदाउट स्पेक्स। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कभी ऑडिशन के लिए जाते हैं तो क्या वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कोई पॉपुलर एक्ट्रेस हो या फिर कोई नया एक्टर हो तो उनके डिफरेंट ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर को लगता है कि नया इसको पहले लेते हैं, या फिर कोई न्यू आर्टिस्ट है तो उसको पहले मौका नहीं मिलता, उसको लास्ट मिलता है, ऐसा भी कुछ होता है? सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो वेल नोन एक्टर होगा या जो अच्छा होमवर्क कर ही रहा होगा तो फिर वो लोग जाते कम ऑडिशन देने, बट घर से वो बहुत सारे ऑडिशंस पहले ही बना के देते हैं। या फिर अगर आते भी हैं तो वो मोस्टली आते हैं शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन। ऑडिशन में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि चलो ग्रुप में डाल दिया, ओपन ऑडिशन कर दिए, 200-300 लोगों की भीड़ आ गई। एक होता है कि कुछ लोगों को स्पेशली मैसेज करके बुलाया जाता है शॉर्टलिस्ट करके, क्योंकि वो ऑलरेडी डायरेक्टर की नजर में प्रायोरिटी पर होते हैं। तो अगर वो शॉर्टलिस्टेड है तो डेफिनेटली प्रायोरिटी उनको मिलेगी, और अगर वो ओपन ऑडिशन में है तो फिर सब बराबर। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास एक मैसेज आया था, हाँ। उसमें आर्टिस्ट कार्ड मांग रहे थे जी, अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं और करेक्टर रोल है, आर्टिस्ट कार्ड मांग रहे थे वो। जी। मैंने कहा आर्टिस्ट कार्ड किस कंपनी का चाहिए, तो वो पता नहीं कौन सी कंपनी का बता रहे थे जी, और वो कह रहे थे कि अगर आर्टिस्ट कार्ड भी काम नहीं मिलेगा। ओके। तो क्या मतलब ये जरूरी आर्टिस्ट कार्ड? यार आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है भी और नहीं भी। फॉर एग्जांपल आपने नाम क्या बताया अपना? दीपक सक्सेना। दीपक सक्सेना। तो दीपक सक्सेना जी आप फ्लाइट में कब गए थे लास्ट? मैं फ्लाइट में गया नहीं। ओके, तो कोई बात नहीं। होता क्या है कि मेरे वॉलेट में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है पिछले 10 सालों से, बट पुलिस वालों ने शायद 2-4 बार ही चेक किया है, लेकिन वो जरूरी है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि कभी आपका प्रोडक्शन से पेमेंट रुक जाता है या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आप एक किसी यूनियन के मेंबर हैं और वो यूनियन आपको हेल्प करती है। आपको जो भी वो 2000 मांग रहा था उससे ना करवा के डायरेक्टली खुद जाके बनवाएं, दैट विल बी गुड एंड इट्स रिक्वायर्ड आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कंपल्सरी है, बट ऐसा है कि अगर बनवाओगे तो अच्छी बात है। ये आपका एक आइडेंटिटी होता है कि यार यू आर एन एक्टर। जैसे आप बिना पता के फ्लाइट में आप चढ़ नहीं सकते, भले टिकट आपके नाम की हो। मैं कैसे मान लूं कि आपका नाम वही है जो आपके कार्ड में, क्योंकि आपके पास कार्ड तो है नहीं। तो जस्ट लाइक ए डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। जी सर जो आपने बताया बोर्ड कार्ड लिस्ट की प्रोसेस, जो महीने में एक बार हमको लिस्ट बना के करना, वाली प्रोसेस समझ में नहीं आ रही है, कैसे बनाएंगे इसको मोबाइल वाइज? ओके, आप अपना फोन अगर देखेंगे तो चैट्स में जाएंगे तो दो आते हैं ऑप्शंस। एक आता है ग्रुप का, न्यू ग्रुप, और उसी के नीचे आता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ग्रुप ऐसा होता है कि जिसमें एक सब लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऐसी होती है कि सब कनेक्टेड तो हैं लेकिन ग्रुप में नहीं है, वो आपके फोन में कनेक्टेड है। यानी कि आपके एक मैसेज से उन सभी को एक साथ मैसेज चला जाता है, उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बोलते हैं। उस लिस्ट में अपना मार्केटिंग करोगे तो होगा ये कि जितने आपके काम हैं, जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। सर अगर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे आउट ऑफ कैमरा दिखना चाहिए या तो कैमरा लेंस में ही दिखना चाहिए जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कर रहा हूँ? ओके, सो ये डिपेंड्स करता है कि बहुत सारे लोग फोन में इंट्रोडक्शन बनाते हैं, बहुत सारे लोग कैमरा में बनाते हैं। जब आप वो वीडियो बना लो, उस वीडियो को खुद देखो और ये देखो कि क्या वो वीडियो में जब आप देख रहे हो, क्या वो आपके साथ आई कांटेक्ट कर पा रहा है। जैसे आपने इस फोन में वीडियो बना लिया और आप इस वीडियो को देखो, तो देखो कि आपकी नजर जो है, कि आपकी नजर उस वीडियो की नजर से मिल रही है क्या? अगर मिल रही है तो वो सही है, नहीं है तो फिर उसको करेक्ट करो, सही मार्क पे लेकर आओ। सर मेरा जो क्वेश्चन था वो ये है सर कि ये परफॉर्मेंस का डर क्यों होता है? परफॉर्मेंस का डर क्यों होता है तो आप बताओ भाई। सबसे पहले एज एन एक्टर हम ये देखें कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस हम देखते हैं 90s की पिक्चर्स, गोविंदा जी के परफॉर्मेंस देखो और बड़े सेलिब्रिटीज के देखो, रोड पे पर्टिकुलर शूट किया गया और हजारों लोगों के सामने इतने अच्छे स्पीच दिए गए, इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए गए, तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप रेगुलरली अपने अंदर सबसे पहले उठते अपने आपको बताया करो कि भाई मैं एक्टर हूं, मुझे होमवर्क करना है। हर कोई अपने आपको बताए कि भाई मैं एक्टर, मुझे होमवर्क करना है, तभी वो थोड़ा सा माइंड उस साइड ज्यादा काम करेगा।
अब आपको करना क्या है कि जितने आप रेगुलर बेसिस पे इंट्रो, ऑडिशन ये सब बनाओगे, उतना ही जितना आप रात को जब बोर हो जाते हो ना, जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, उससे अच्छा अपना होमवर्क कर लिया करो। तो अपने कितने वीडियोस बनाने हैं उस पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। आपको बाइक चलानी आती है क्या? या श्योर सर। तो कॉन्फिडेंस कैसा है बाइक चलाने का? वो तो पापा ने सिखाया। पापा ने शुरू में सिखाया होगा ना, उसके बाद तो खुद उतना एफर्ट्स डाले और सीख गए। बस तो फिर जब आप इतने रोड पे जानकर रिस्क लेकर ट्रक और बसों के बीच में बाइक चला सकते हो, तो फिर परफॉर्मेंस भी कर ही लोगे। बस उतना ही एफर्ट्स डालने जितना बाइक चलाने में किया आपने। सर जो लेकिन हम जो आपने बोला जैसे सर्च मारना है, कॉस्टिंग कॉल का, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो डुप्लीकेट भी आते हैं, तो हम उनका पता कैसे लगाए? वो बोलते हैं कि मुंबई आके हमारे ऑफिस में इंटरव्यू दे दो, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, तो फिर सर उसमें क्या करें? सर उसमें जाओ, ऑडिशन दो, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी लगे, अच्छे लोग मिले, काम की बात करें, तो फिर उसको कंटिन्यू करो, और जो इधर उधर की बात करें तो फिर साइड हो जाओ, सिंपल। सर मेरे को, मैं ऐसे एक बार 1.5 साल पहले मैंने कॉल आया था मेरे को, आप सिलेक्शन हो गए, कोई पैसा नहीं भरना है, और दिन में गया उधर अहमदाबाद में, गुजरात में रहता हूं, अहमदाबाद गया, ऑडिशन भी दिया, बोलते हो तुम्हें कुछ कमी है, हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें ज्वाइन कर लो, तुम इतने पैसे भरने हैं। देखो ओवरऑल आप एक्टिंग खुद से सीखो या फिर इंस्टीट्यूट में सीखो, सीखना तो आपको है ही, क्योंकि जब सीखोगे तो फिर एक्टर कैसे बनोगे? तो आप अपना खुद भी सीख सकते हो, वहां भी सीख सकते हो, डिपेंड्स। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास ऑडिशन अपने भेजते हैं, तो फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑडिशन जो हमने भेजा है या प्रोफाइल जो हमने भेजी है वो सीन नहीं होता है, तो इसका मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब क्या सिलेक्शन होता है या नहीं, वो देखते नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कास्टिंग पर्सन के पास रेगुलर बेसिस पे 200 300 400 आर्टिस्ट प्रोफाइल भेजते रहते हैं, तो आपकी प्रोफाइल नीचे चली जाती है, तो आप उन्हें 15 दिन बाद रिमाइंडर मैसेज डालिए कि हाय दिस इज शुभी सक्सेना एंड आई एम एन एक्टर, प्लीज अपडेट मी फॉर वर्क। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर मैसेज डाल सकते हैं, और जब वो देखेंगे तो फिर प्रोफाइल देख ही लेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि जो एक एक्टर होता है और अपना एक्ट करता है तो उसको अपनी छाप कैसे छोड़े? तो ये तो आपकी एक्टिंग में निर्भर करता है, आप एक्टिंग कितनी अच्छी करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि छाप छूटी या नहीं छूटी, और नहीं छूटी तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है, तो छाप छोड़ने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। सर मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे कि सर एक हफ्ते पहले मैं एक ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ था, तो उन्होंने मुझे फिल्म के स्क्रिप्ट दिए, और उसमें क्या था कि सारे डायलॉग फॉर्मेट के थे, तो सर मोनोलॉग जैसे प्रिपेयर करते हैं, जो प्रोसेस फॉलो करता हूं मैं, तो सेम प्रोसेस के डायलॉग में भी होगा सर? सबसे पहले आप उसको इंप्रोवाइज तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसके थीम से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर वो कैरेक्टर नेगेटिव है और 3-4 लाइन का डायलॉग है, आप उसमें 1-2 लाइन ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन वो कैरेक्टर से भटकना नहीं चाहिए। तो गाड़ी जो है पटरी पे रहनी चाहिए, स्पीड आगे पीछे कर सकते हैं आप, गाड़ी पटरी से ना उतरे बस। और सर एक और चीज थी कि सर जब मतलब पहली बार चांस मिलता तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट में हम खुद प्रिपेयर करके क्रिएट कर लेते हैं, सबको बता देते कि देखो क्या होगा, उसके बाद मतलब माइंडसेट को कैसे ठीक करके रखना है, क्योंकि एक बार सक्सेस मिलने के बाद बहुत इजी होता है कि आप मतलब प्रोसेस से जो हट जाए। तो इसके लिए मुझे पूछना है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप इतने लोगों के साथ काम किया है तो। थैंक यू सर। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जब आपको फर्स्ट टाइम काम मिले, कभी भी काम मिले, आप जब काम कर लें उसके बाद लोगों को बताएं, वरना लोगों की जेलसी और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और उसी का प्रेशर होता है। प्रेशर ये होता है कि कोई बच्चा होता है, बोलता है जिद करके मैं मुंबई जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, वो नहीं बन पाता है, उसको ये डर रहता है मैं वापस जाऊंगा तो मेरे रिलेटिव्स ताना मारेंगे, ये होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ बनते हो, देखो मैं अपना बताता हूं, फर्स्ट आई वाज इन गारमेंट फील्ड, देन आई बिकेम फ्लाई स्टूवर्ड, फिर मैंने बहुत सारे मोनोलॉग ऐड बनाए, एक्टर भी रहा, कास्टिंग भी की, सेट भी लगाता हूं, राइटिंग भी करता हूं, तो ये सब मैंने बचपन से नहीं सीखा है, ये सब होता चला गया अपने आप, बस अपने एफर्ट्स और अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। तो आप अपने एफर्ट्स और मेहनत करते रहे, आप क्या बनोगे, जो आपकी किस्मत में वो बन ही जाओगे। मैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहा था फिल्म सिटी में, तो हम बैठे थे, हमारा डायरेक्शन टीम का ग्रुप था, तो एक ऐसे डिस्कशन हुआ कि यार खुद एक्टिंग क्यों नहीं करते हो, ज्यादा फोकस कास्टिंग में क्यों करते हो? तो मैंने उन्हें कहा कि एक्टिंग तो मैं कर ही लूंगा, बट कास्टिंग में मेरा ज्यादा फोकस सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मेरे साथ जो हजारों एक्टर जुड़ चुके हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जीरो फिल्म के साथ। जीरो आप सभी ने देखी, शाहरुख खान जी की, फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन बात बता रहा हूँ, जीरो मूवी के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हुआ ये कि मैंने आमिर खान जी, सलमान खान जी, ऑलमोस्ट सभी के साथ काम कर लिया, सभी बड़े सेलिब्रिटीज के साथ। शाहरुख जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, और मैं आपको सोच रहा था कि यार बस शाहरुख जी बैठे उनके साथ भी काम हो जाए तो मजा आ जाएगा, और पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं सो गया। 3 दिन बाद मेरे 3 शूट थे, एक था अंधेरी में, एक था मलाड में, एक था फिल्म सिटी में। तो अंधेरी में चला गया, फिल्म सिटी में असिस्टेंट को भेज दिया, फिल्म सिटी में नहीं मलाड में असिस्टेंट को भेज दिया, फिल्म सिटी में मैंने किसी को नहीं भेजा, क्योंकि होता क्या बहुत बार हमें रिक्वायरमेंट जब आती है तो हम इतना पूछते हैं कि कौन है स्टारकास्ट, क्या फिल्म है, इतना सवाल नहीं करते, रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो हुआ कि रात को 3 बज गए थे और मैं ओवरऑल गोरेगांव जैसे पहुंचा, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे एक्टर्स का भी बैकअप होने वाला, आई डोंट नो वो कैसे घर जाएंगे, तो आई शुड गो देयर एंड हेल्प देम टू गेट कैब एंड ऑल। मैंने सिर्फ पॉजिटिव थॉट के साथ राइट टर्न ले लिया और मैं फिल्म सिटी चला गया। तो जब मैं फिल्म सिटी गया तो देखा जीरो मूवी का शूट चल रहा है, शाहरुख जी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, और वही सीन शूट हो रहा है जो ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले सपने में देखा है। तो ये मेरा जीरो के साथ काफी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो कभी भी आप एज एन एक्टर या कोई भी किसी भी फील्ड में है, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोएं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें और अच्छा सोचें। सोचो अगर मैं अपने एक्टर्स के लिए अच्छा नहीं सोचता और राइटर नहीं लेता तो मैं वो नहीं देख पाता जो मैंने 2 दिन पहले देख लिया था। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल और एनर्जी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि मैं बचपन में हिंदुस्तान हूँ और घर से बड़ा हूँ, हाँ जी। तो सर डॉक्यूमेंट में जो मेरा एज है कुछ बाहर राज्य में लिख दिया गया, तो आज सर जैसे कि कहीं रिपोर्ट आता है कि 24 या 25 और 30 के अंदर में हो, तो सर ऐसे करते चाहिए, तो मैं सर उसमें 31 में पहुंचता हूँ। सर मैं आपको कितने साल का लगता हूँ, क्या एज होगी मेरी, कौन बताएगा? 28। गलत जवाब, आप 2 करोड़ रुपए हार चुके हैं। सर मेरी एज है 32, बट मैं लगता नहीं हूँ। 28 आपने बताया, तो वैसे ही आप है 32 के, बट आपका जो बॉडी लैंग्वेज लुक है वो कितने एज का दिख रहा है ऑन स्क्रीन, वो मैटर करता है। तो आपकी एज जो है, आपके जो आधार कार्ड पे वो मैटर नहीं करती इन इंडस्ट्री, मैटर करती है कि आपका लुक और पर्सनैलिटी किस एज ग्रुप में फिट जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब तक कोई भी काम नहीं होता तो आर्टिस्ट कैसे बना पाएंगे? सर आर्टिस्ट बनाने के लिए एक्सपीरियंस होता है। सर सबसे पहले जब आप सोचते हैं आप एक्टर हैं, जब आप सोचते हैं आप एक्टर हैं तो आप उसकी तैयारी कर ही लेते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं, ऑडिशंस जाते हैं, जितने भी एक्टिविटीज वीडियोस है वो बनाते हैं, तो तैयारी तो आप कर ही लेते हैं। जैसे आपको एक दो काम मिला, आपने कार्ड भी बनवा लिया क्योंकि आपको लगता है कि चलो अब मेरा करियर स्टार्ट हो गया, तो यू कैन मेक दैट। थैंक यू।